नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं एक कहानी। ईश्वर ही एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदार की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, लेकिन स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलील थी। किसी मानुषीय या नैतिक नियम के इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात ना करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, लेकिन दोस्तों से, विशेषकर मुझसे, उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। इस बार की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए नहीं थे और ना मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता हूं मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। वेडिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वे लोग तो आसियों असामियों पर भी इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूं। तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था। अब की सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो रात को 9 बजे आती थी, लेकिन यात्रा के हर्ष में शाम को ही स्टेशन पर जा पहुंचे हम। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन और पिछलग्गू कौन। लेकिन ना जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वर के जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों का इनाम एकराम में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दे दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब क्यों दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला। वह भेद मेरे ध्यान में संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था।
गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिला गया है। गाड़ी चली। डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला गया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, लेकिन मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, लेकिन यहाँ से भी उसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ नहीं पहनते। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़े की मिर्जई और चमरौधे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया था। मैं मन में कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस समय मुझे हास्यास्पद ना जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतम आता जाता था। मैं सहसवार नहीं हूँ। हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कला राज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार हुआ, लेकिन बोटियाँ काँप रही थीं। मैंने चेहरे पर सिकन ना पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि वह कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी सीधे क्यों पलीत कर रहे हो? ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। कुछ देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे, ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा। पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो
कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, लेकिन यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर डटते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे भी पाँव धोए। मेरा यह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर वहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफी है। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए, कहीं कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थीं, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही नहीं रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत पे गया हुआ था। शाम हो गई, पर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था। जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। देवयोग से उसी समय मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, लेकिन मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना? लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है? ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हैं। ज्यों ही स्वराज हुआ अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव पटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा। फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा।
सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी पत्नी को पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दूं, लेकिन यह समर्थ कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की जगह भी नहीं थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के ही पास बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दरबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंखें निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा। मुझे इस तरह मारते तो देखा देता। क्या कसूर क्या था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर माँ घुसन तो पावत नहीं, पर इतना मिजाज? ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। वीर, तुम कितने मूर्ख हो। और मेरा नशा कुछ उतरता मालूम होता था। तो आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी नशा, मेरी आवाज़ में, यानी रेखा की आवाज़ में। ऐसे ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।